हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी एक सीरीज चली थी संकल्प सीरीज, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आज का विचार देखिए। दूसरों की ज़िंदगी बदलने वाली किताबें खुद कभी नहीं बदलती। ठीक है, समझ आया होगा आपको क्या कहना चाह रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से री क्या है? री क्या है? ऑप्शन ए में दिया है स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यह है स्वर। री एक स्वर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। उसमें से 4 आपके ह्रस्व स्वर और 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर होते हैं 4 और दीर्घ स्वर होते हैं 7। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में भी ये बता चुका हूँ आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? ठीक है, तो ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान ये दिया गया था 1991 में। ठीक है, पहली बार जो दिया गया 1991 में। और किसे दिया गया? 1991 से ही स्टार्ट हुआ था व्यास सम्मान। और जो सबसे पहला व्यास सम्मान मिला था वो ऑप्शन बी रामविलास शर्मा को मिला। ठीक है, चलिए 1991 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोलता है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? एक शब्द इनमें शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी सभी सही हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी दे दिया कि सारे सही है। ठीक है, तो बताइए आप, सबसे यूनिक आंसर जो होगा इसका, जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी। यानी एकदम सही है। द्वंद्व की बात करेंगे तो कैसे लिखा जाता है द्वंद्व? द्व व की मात्रा, फिर नौ, फिर दो, फिर दो पे और व की मात्रा, द्वंद्व। ये तो द्वंद्व हो गया आपका। उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उ आधा ज, फिर दूसरा भी आधा, फिर व, फिर ल, ये उज्ज्वल। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोलता है इनमें से वीर रस के कवि कौन है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये आपके वीर रस के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए, इसमें बोलता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये कह रहा है। ऑप्शन ए में दिया है हैदराबाद, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। ठीक है, स्थापना कब हुई इसकी? 1 मार्च 1960 को स्थापना हुई नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक कर देना और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इनमें से किस रचना के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है कपीस जी, ये इनकी एक रचना है। ऑप्शन बी कौन हूँ मैं। ठीक है, मैं में 2 मात्राएं आएंगी, मैं। ठीक है, कौन हूँ मैं। ऑप्शन सी क्याप, ऑप्शन डी वध स्थल। तो इसका जो सबसे पहले सही आंसर देखते हैं हम, ऑप्शन सी सही आंसर है क्याप। ठीक है, 2005 में एक जो क्याप उपन्यास है इनका, उपन्यास ये भी हो सकता है कि किस विधा की है, तो उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास के लिए इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, और इसके अलावा इनकी कुछ और जो सबसे फेमस थी तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा फेमस भी थे। ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने के लिए, मुंगेरी लाल के लिख दूँ यहाँ पे, मुंगेरी
लाल के हसीन सपने। सपने इन्हीं के लिए फेमस भी थे सबसे ज़्यादा। ये एक धारावाहिक था, धारावाहिक, ठीक है, धारावाहिक नाटक था जो कि टीवी में आता था। इन्हीं के लिए फेमस भी है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें होता है शिष्ट का विलोम क्या होगा। शिष्ट का विलोम क्या होगा, चलिए बताइए शिष्ट का विलोम क्या हो सकता है। शिष्ट का विलोम ऑप्शन ए में दिया है अवशिष्ट, ऑप्शन बी अशिष्ट, ऑप्शन सी निकृष्ट, ऑप्शन डी विशिष्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, अशिष्ट। शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है और निकृष्ट का विलोम क्या होगा, उत्कृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट। और विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, विशिष्ट का विशिष्ट का हो जाएगा सामान्य, सामान्य, ठीक है। और अवशिष्ट का क्या हो जाएगा, अशेष, 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 इधर लिख देता हूँ, अशेष, अशेष, ये इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। शिष्ट का अशिष्ट, निकृष्ट का उत्कृष्ट, विशिष्ट का सामान्य और अवशिष्ट का अशेष, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें होता है 3 में न 13 में, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। हर काम में सफलता, ऑप्शन बी में दिया नगण्य, ऑप्शन सी हर किसी की गिनती में होना, ऑप्शन डी गणित पर माहिर होना, गणित में माहिर होना। 3 में न 13 में इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नगण्य, ठीक है, जिसकी बहुत कम मात्रा होती है, नगण्य, ठीक है, सूक्ष्म, ठीक है, उसको बोलता है नगण्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें बोलता है मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी विधिवाचक वाक्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। संरचना के आधार पे या रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 भेद होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें होता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए में दिया वाणी, ऑप्शन बी वीणा पाणी, ऑप्शन सी कमला, ऑप्शन डी शारदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो नहीं है शारदा का सरस्वती का पर्यायवाची, तो कमला नहीं है, ठीक है। वीणा होता है, वाणी होता है, वीणा पाणी होता है और शारदा होता है। इसके अलावा ज्ञानदा, ज्ञानदा भी बोलते हैं माँ सरस्वती को, ठीक है। इसके अलावा महाश्वेता भी हो गया। इसके अलावा शारदा इसमें आ चुका है, भारती, ठीक है। इसके अलावा वाग्देवी, ठीक है। इसके अलावा ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी, ठीक। ऑप्शन सी होता है आपका, ये होता है माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची है कमला। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हरिप्रिया हो सकता है। इसके अलावा इंद्रा, ठीक है। इसके अलावा रमा, ठीक है। ये सब आपके लक्ष्मी जी के हैं, ठीक है। विष्णु जी की पत्नी थी तो विष्णुप्रिया, ठीक है। हरिप्रिया मैं लिख चुका हूँ। इसके अलावा एक समुद्रजा भी लिख लीजिएगा, समुद्रजा, ठीक है। ये आपके लक्ष्मी के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए योजक चिन्ह, या ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी अवयव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो प्रत्यय है वो भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो आपका प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग की बात करें तो ये आदि या प्रारंभ में जुड़ते हैं, ठीक है, उपसर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें होता है विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब से हुई। तो ऑप्शन ए में दिया 1952, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1957 ईस्वी, ऑप्शन डी 1963 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1957 ईस्वी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें बोलता है अन्वय का अर्थ है, अन्वय एक शब्द दिया है, अन्वय का अर्थ है शब्दों की अनुरूपता। ऑप्शन बी में दिया है व्याकरण की अनुरूपता, ठीक है। ऑप्शन सी वाक्य की अनुरूपता, ऑप्शन डी ध्वनि की अनुरूपता, ठीक है। अन्वय का अर्थ है ऑप्शन सी वाक्य की अनुरूपता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोलता है संसद शब्द में संज्ञा है, ठीक है। सबसे पहले संज्ञा के 6 आपके अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। और संसद में कौन सी संज्ञा है तो बताइए आप। तो ऑप्शन बी समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। अभी संज्ञा और इनके सर्वनाम और विशेषण और वाक्य के भेद अभी लास्ट में आपको सब एक जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, आपको पता चल जाएगा अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं। ऑप्शन ए में ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी मानक कुंजी पटल पर टंकन, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों पर पठनीय, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी, ठीक है। यूनिफॉन्ट के फायदे, यूनिकोड फॉन्ट के फायदे हैं सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोलता है इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन ए में संस्कृत दिया है, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी अपभ्रंश। अगर आप ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है संस्कृत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। और उत्पत्ति या फिर इतिहास के आधार पर आपके शब्द के भेद होते हैं, वो 5 होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं, ठीक है। और शब्द के अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पूछेगा 4, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछेगा तो 8, ठीक है। वाक्य के हो जाएंगे 8। अभी लास्ट में आपको सब मिल जाएगा एक ही जगह पे लिखा हुआ, अब देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोलता है परिमाणवाचक भेद है तो किसका है। अगर आपको सबके भेद पता होंगे तभी आप बता पाओगे कि परिमाणवाचक भेद किसका है। ऑप्शन संज्ञा का, ऑप्शन बी विशेषण का, ऑप्शन सी सर्वनाम का, ऑप्शन डी कारक का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन वी विशेषण। विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोलता है अयोग्यवाह वर्णों का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन के रूप में, ऑप्शन बी अनुस्वार अनुनासिक रूप में, ऑप्शन सी विसर्ग के रूप में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विसर्ग के रूप में, ठीक है। अयोग्यवाह वर्णों का प्रयोग होता है विसर्ग के रूप में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन सी तृष्णा, ऑप्शन डी शिष्टाचार। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, बताइए जरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो जो तृष्णा है ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, बाकी द्विज, युगांतर और शिष्टाचार ये आपके पुल्लिंग शब्द हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आ जाइए हिंदी, ठीक है। हिंदी व्याकरण में संख्या के भेद होते हैं 5, ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछेगा तो कितने होते हैं, आपके 5 होते हैं। और वो होते हैं सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम होता है, उसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। और दूसरे में जातिवाचक संज्ञा है, दूसरे नंबर किसी जाति, वर्ग या प्रकार का नाम जो होगा जातिवाचक में आ जाएगा। भाववाचक संज्ञा में गुण आ जाएगा, भाव आ जाएगा, अवस्था आ जाएगी या दशा, इनका जो नाम हो जाएगा वो भाववाचक में आ जाता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगा तो पदार्थ या द्रव्य का नाम, ठीक है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। समूहवाचक संज्ञा में किसी समूह या झुंड, ठीक है, समूह या झुंड का। अभी क्या आया था, एक शब्द आया था संसद, ठीक है, संसद आया था, ठीक है। तो संसद में समूह, बहुत सारे लोग हैं तो ये समूह में आता है, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा था वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था। और रचना या संरचना के आधार पर 3 होते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य।
वो तो हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य जिसमें सामान्य कथन हो, ठीक है, मैं जैसे मैं बोलता हूँ मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो एक विधानवाचक हो गया। दूसरा है निषेधवाचक, जिसमें नहीं का भाव होगा, जिसमें निषेध या न का भाव होगा वो आपका निषेधवाचक। और उसके बाद है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। आज्ञावाचक, जिसमें आदेश, अनुरोध या उपदेश हो, ठीक है, वो आज्ञावाचक में आ जाता है। इच्छावाचक, जिसमें इच्छा या कामना की जाती है वो आपका इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें आश्चर्य या भाव प्रकट होते हैं हमारे, ठीक है, आश्चर्य या भाव प्रकट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम विस्मयवाचक वाक्य बोलते हैं। संभावनावाचक, जिसमें संभावना व्यक्त होती है, ठीक है, संभावना व्यक्त होती है, वो क्या हो जाएगी आपकी आगे देखिए संदेहवाचक, संदेहवाचक तो जिसमें संदेह प्रकट हो उसमें संदेहवाचक हो जाएगा। आगे देखिए विशेषण, विशेषण के भेद पूछेगा तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण, रंग, रूप, अवस्था बताने वाले, ठीक है, इसको गुणवाचक बोलेंगे। संख्यावाचक वाक्य हो जाएगा संख्या, जिसमें संख्या एक क्रम बताने वाले होंगे। और उसके बाद तीसरा परिमाणवाचक विशेषण आएगा तो मात्रा या नाप बताने वाले को परिमाणवाचक बोलेंगे। यही आया था ऑप्शन में, आया था कि परिमाणवाचक भेद किसका है, ठीक है, यही आया था ऊपर क्वेश्चन में। तो ये आपका विशेषण का भेद था, ठीक है। संकेतवाचक विशेषण, जिसमें संकेत या इशारा बताया जाता है वो आपका संकेतवाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सर्वनाम, सर्वनाम के भेद आएगा तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, ये सर्वनाम के भेद हो गए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा सा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।